हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लेके आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरी स्टेट जल रही है, ऐसा कहा इंडियन फाइटर मैरी कॉम ने। में how to express how to explain you. I don't know. Right now the situation is very very bad. Manipur is burning. कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही वायलेंस चल रहा है मणिपुर के स्टेट में। कई लोग मार दिए गए हैं और वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में और मौतें हो सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल 355 इंट्रोड्यूस किया है। वहाँ इंडियन मिलिट्री भेजी गई है ताकि इस वायलेंस को कंट्रोल कर सके और पीस मेंटेन कर सके। और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बताएं कि मणिपुर में क्या चल रहा है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्यों चल रहा है। ये सब वीडियोस देखकर ऐसा लगता है कि कहीं वॉर चल रही है। तो आइए जानते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन। अब ये है मणिपुर का मैप। मणिपुर अपना बॉर्डर मिजोरम, असम और म्यांमार से शेयर करता है। अगर हम मणिपुर को एक ऑडिटोरियम या स्टेडियम के नजरिए से देखें, जहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं वहाँ पे हिल है और जहाँ पे प्लेन ग्राउंड है वहाँ पे वैली है मणिपुर का। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। पूरे प्लेन एरिया को इम्फाल वैली भी कहते हैं। मणिपुर में ओनली 10% ऐसे प्लेन एरिया है, बाकी का जो 90% है वो सारा हिल है। तीन जो मेन ट्राइब्स है मणिपुर में, कुकीज, नागाज और मेतीज। उनमें से मेतीज इस प्लेन ग्राउंड में रहते हैं, कुकीज और नागाज हिली एरियाज में रहते हैं। आज का जो मणिपुर है इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि 1709 में मणिपुर का एक राजा था जिसका नाम था पमीबा। आज का जो मणिपुर है ये 1709 में कांगलाई पाक कहलाता था। कुछ टाइम के बाद ये राजा एक हिंदू प्रीचर से मिलता है जिसका नाम होता है शांतिदास अधिकारी, और ये राजा हिंदू बन जाता है। अब हिंदू बनने के बाद ये दो काम करते हैं। सबसे पहले कांगलाई पाक का नाम चेंज करके मणिपुर रख देते हैं जो कि संस्कृत से लिया हुआ है, और दूसरा ये अपना नाम चेंज करते हैं, गरीब नवाज रखते हैं, और पूरे मणिपुर का भी स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म कर देते हैं। और उसके बाद इस राजा ने कई बार बर्मा या आज का जो म्यांमार है इस पे अटैक करने की कोशिश की और उसको मणिपुर से जोड़ा। दोस्तों, मणिपुर और म्यांमार के बीच का जो एरिया है वो सब हिली एरिया है और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, और ये ट्राइब्स इस बीच में मूव करते रहते हैं। इनको बहुत हार्ड होता है ट्रैक करना। कुछ टाइम के लिए ये लोग एक स्पॉट में रहते हैं, जैसे वहाँ का रिसोर्सेज खत्म हो जाता है तो फिर ये लोग लोकेशन चेंज करके कहीं और लोकेट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये ट्राइब आपको सिर्फ मणिपुर में नहीं बल्कि मणिपुर के आसपास का एरिया जैसे कि म्यांमार और कई और स्टेट्स में भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। पमेबा ने म्यांमार को मणिपुर से मिला तो दिया, लेकिन 13 दिसंबर 1751 में पमेबा का डेथ हो जाता है और उसकी किंगडम काफी वीक पड़ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए म्यांमार या बर्मा जो है वो मणिपुर पे अटैक करता है और छोटे छोटे एरिया करके मणिपुर पे कब्जा जमाता है। और यही वो टाइम था जहां मणिपुर से लोग असम, त्रिपुरा और मिजोरम की ओर आने लगे। और आज भी आपको इन एरिया में कुकीज, मेतीज, नागाज सब ट्राइबल के पॉपुलेशंस मिलेंगे। फिर फाइनली 1824 में मणिपुर के राजा ब्रिटिशर से मदद मांगते हैं कि बर्मीज हम पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो आप आके हमें हेल्प कीजिए। स्ट्रेटेजिकली मणिपुर बहुत एक अच्छा लोकेशन था, तो इसलिए अंग्रेजों ने हाँ कर दिया। अंग्रेज 2 साल लड़ाई लड़ते हैं म्यांमार आर्मी के साथ, और 2 साल के बाद उनको मणिपुर से निकाल के वापस बर्मा में या म्यांमार में भेजते हैं, और मणिपुर इस तरह से वापस आजाद हो जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या किया कि जो मणिपुर का राजा था उसको राजा रखने दिया, लेकिन राजा का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया। एक तरह से कहा जाए तो राजा को सिर्फ एडवाइजर बना दिया किंग का, और वो टैक्स कलेक्ट करने लग गए थे वहाँ के लोकल लोग से। अब ब्रिटिशर्स का रूल ये था कि वो प्लेन्स में रूल करते थे और पहाड़ों को ऐसे ही छोड़ देते थे। रीजन ये था कि इकोनॉमिकली प्लेन्स उनके लिए काफी बेनिफिशियल था, क्योंकि ट्रेड एक्टिविटीज प्लेन में काफी इजीली हो सकता है और कंपेयर टू माउंटेन्स। और दूसरा ये है कि वहाँ अपने ट्रूप्स को ले जाना और आर्मी को वहाँ तक मूव करना वो काफी टेंशन और काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसी रीजन के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जो मणिपुर का 10% ऑफ द लैंड जो प्लेन वैली है वो वहाँ पे रूल करने रखते हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस एक्टिविटी करने लगते हैं, और जो बाकी का हिली एरिया है उस ट्राइबल को उन्होंने कुछ छेड़ा नहीं, उनको ऐसे ही रखने दिया। यही चीज़ बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब अगर हम मणिपुर के मैप को एक बार फिर से देखें तो ट्राइब्स कुछ ऐसे रहते हैं। जो सबसे नॉर्थ या टॉप में है वहाँ पे नागाज रहते हैं, जो बीच प्लेन का पार्ट है, जो वैली है, वहाँ पे मेतीज रहते हैं, और जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे कुकीज रहते हैं।
कुकीज को ब्रिटिशर्स ने कुकी नेम दिया था, लेकिन खाली कुकी के ट्राइब में भी बहुत सारे इतने अलग डिफरेंट कम्युनिटीज हैं और इसी कुकी ट्राइब को म्यांमार के साइड में चिन्स बुलाते हैं। अब इन ग्रुप्स का आपस में नहीं बनता क्योंकि ये डिसएग्री बहुत करते हैं कि हम पहले आए थे यहाँ पे, तुम बाद में आए थे, लाइक दैट। जैसे मेतीस का कहना है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए प्लेन और पहाड़ को अलग किया था, जबकि ये पूरा का पूरा लैंड, मणिपुर लैंड, हमारे एंसेस्टर्स का है। और मेतीस कुकीज के लिए कहते हैं कि ये 18 और 19 सेंचुरी में म्यांमार से यहाँ पे आए थे, जबकि कुकीज कहते हैं कि ये रेड मैप जो है ये हमारा एरिया है और हम बहुत पहले से यहाँ पे ही रहते आ रहे हैं। और नागास कहते हैं कि ये एरिया जो है ये हमारा है, यहाँ हम पहले से रहते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ एक्चुअल प्रूफ नहीं है किसी के पास, ये जस्ट अजम्पशन है बेस्ड ऑन सम इवेंट्स। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स वापस इंडिया छोड़ के जाने लग गए, तब मणिपुर के लोगों ने, उस टाइम के राजा जो थे बोध चंद्र सिंह, जनता ने उन पे प्रेशर डाला कि मणिपुर को एक सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया जाए और हमारे खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। राजा बोध फाइनली 26 ऑफ जुलाई 1947 को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं मणिपुर के लिए। तो दोस्तों ब्रिटिशर वो दो टाइप के रूल करते थे, एक जो प्रिंसली स्टेट थे और दूसरा जो वो डायरेक्ट गवर्न करते थे। इसमें जो प्रिंसली स्टेट था, उन स्टेट्स में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होगा, जिसका मतलब है कि गवर्न वो स्टेट खुद करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालेगा। तो मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और ये उसकी कॉपी है। अब ये साइन करने के बाद जो मणिपुर का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लेकर आया था, उसको इंडिया ने मानने से मना कर दिया, क्योंकि मणिपुर का लोकेशन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमज़ोर था और बाहर की कंट्रीज बहुत इन्वॉल्वमेंट करते हैं मणिपुर पे, जिससे इंडिया के अंदर दिक्कतें बढ़ सकती थी। और फिर 1949 में जब मणिपुर के राजा शिलोंग में किसी काम से आते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको हाउस अरेस्ट बना देता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो एक मर्जर एग्रीमेंट साइन नहीं करता इंडियन गवर्नमेंट के साथ। मर्जर एग्रीमेंट का मतलब होता है इंडिया के साथ जुड़ना, और ये है उस मर्जर एग्रीमेंट की कॉपी। और यही वो टाइम है दोस्तों जब मेतीस कहता है कि उनको एसटी का दर्जा मिला हुआ था उस टाइम पे, यानी कि 1949 तक वो एसटी कैटेगरी में आते थे और बाद में इनको एसटी से हटा दिया गया। और इनका कहना ये है कि हम आपसे अलग एसटी का दर्जा नहीं मांग रहे, बल्कि जो हमारा हक है जो पहले से था हम वही मांग रहे हैं। जबकि अगली साइड में कुकी कहते हैं कि ये लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, ये कभी एसटी कैटेगरी में थे ही नहीं। और फिर फाइनली 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और फिर फाइनली 1972 में मणिपुर को इंडिया के अंदर एक स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लाता है इस बीच में, जिसका मतलब होता है जो वैली के लोग हैं वो हिल्स पे लैंड नहीं खरीद सकते, लेकिन जो हिल्स के लोग हैं वो वैली पे लैंड खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कुकी और नागा की जो ट्राइब है वो वैली पे जाके खरीद सकते हैं, लेकिन जो मेथीज हैं वो हिल्स पे जाके नहीं खरीद सकते कोई लैंड। अब जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया था मणिपुर को हिल्स और वैली में, इंडिया उसी तरीके से गवर्न करने लग गया। और यही प्रॉब्लम है क्योंकि अब हिल्स और वैली को अलग अलग तरीके से गवर्न किया इंडियन गवर्नमेंट ने। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 342, कौन एसटी होगा और कौन एसटी नहीं होगा ये प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से डिसाइड होगा। तो किसको एसटी में रखा जाएगा, किसको निकाला जाएगा, इसके लिए 1965 में एक कमेटी बिठाई गई। तो उस कमेटी ने डिसाइड किया कि एसटी कैटेगरी में जाने के लिए एटलीस्ट 5 चीजें चाहिए, जो है प्रिमिटिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस, आइसोलेशन, इनहैबिटेशन, बैकवर्डनेस। इसके बाद दोस्तों कुकीज को एसटी कैटेगरी में ही रखा गया, जबकि मेथीज को एससी ओबीसी कैटेगरी में डाला गया। अब देखिए इस बीच में काफी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स बने जो इंडियन आर्मी को अटैक करता है या जो मणिपुर को इंडिया से अलग करना चाहता है, और इनके नाम ये थे। ये शुरू में तो इम्फाल वैली में ज्यादा एक्टिव थे, ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन इनमें से मोस्टली मेथीज हुआ करते थे। अब ये देखते ही नागाज ने और हिली एरिया में जो भी ट्राइब्स रहते थे उन्होंने अपनी खुद की ग्रुप और आर्मी बना दिया। सबसे पहले जो नागा ग्रुप थी उन्होंने अपना इंसर्जेंट ग्रुप बनाया, और उनका कहना ये है कि जहाँ पे नागाज रहते हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, आसाम और म्यांमार, इनको मिला के एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात कर रहे हैं। ये अपनी एक अलग से देश बनाने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और इस ग्रुप ने हथियार उठा के इंडियन गवर्नमेंट और म्यांमार के गवर्नमेंट में हमला शुरू कर दिया। अब उसको देख के कुकीज ने भी अपना ग्रुप बना दिया,
कि हमें भी एक कुकी लैंड चाहिए, लेकिन ये देश की बात नहीं कर रहे थे, इनको सिर्फ एक स्टेट चाहिए जहाँ कुकीज लोग रहें। अब धीरे धीरे इनके आपस में भी लड़ाई होना शुरू हो गया, क्योंकि कुकीज अपना अलग से कुकी होमलैंड मांगते हैं इस एरिया में जहाँ ये रेड में दिख रहा है, और नागाज अपना होमलैंड मानते हैं इस एरिया में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इन दोनों मैप को अगर आप देखोगे तो ये ओवरलैप करते हैं, इसीलिए आपस में भी ये लोग लड़ पड़ते हैं। तो बेसिकली इस रीजन में तीनों ट्राइब्स की डिसएग्रीमेंट है अलग अलग चीजों को लेके। तो सितंबर 13, 1993 को नागाज घुस के 115 सिविलियन कुकीज को मार देते हैं। इस दिन को कुकीज ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं। इस लड़ाई के बाद ये होने लग गया कि हर ट्राइब अपना ग्रुप बनाने लग गया, और वो उस ग्रुप को अपना आर्मी मानते थे। वो यही मानते थे कि यही ग्रुप हमारी प्रोटेक्शन करेगा, जो कि ये आपस में भी लड़ते हैं और टाइम टू टाइम इंडिया के अगेंस्ट भी लड़ते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट को इस रीजन में आफ्सपा लगाना पड़ा, क्योंकि ये एक डिस्टर्ब एरिया था। और आफ्सपा लगाने के बाद मिलिट्री को ये परमिशन मिलता है कि वो किसी को जस्ट शक के बिहाफ पे भी गोली मार सकते हैं। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि अगर गवर्नमेंट एक ग्रुप से बात करके कुछ निगोशिएट करता है तो बाकी के ग्रुप भी हथियार उठा के खड़े हो जाते हैं। उनको यही लगता है कि यही तरीका सही है, यही तरीका काम कर गया। अब धीरे धीरे इनके बीच के प्रॉब्लम्स बढ़ते गए, क्योंकि मेथीज ये कहने लग गए कि म्यांमार के जो कुकीज ट्राइबल है वो इलीगली यहाँ आके बसते हैं, जो कुकीज की ओवरऑल पॉपुलेशन में काफी ग्रोथ आ जाता है। वैसे तो देखा जाए 53% मेथीज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेथीज 1900 में इनका पॉपुलेशन 60% हुआ करता था, और 2022 में अब 53% हुआ है। वहाँ जहाँ कुकीज की पॉपुलेशन 1900 में सिर्फ 1% होता था, 2022 में 29% हो गया है। दोस्तों फाइनली हाईकोर्ट का ये बयान आता है कि मेथीज लोग 2013 से मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट डाल चुके हैं एसटी के स्टेटस के लिए। तो स्टेट को ये रिकमेंड किया कि आप सेंट्रल को रिकमेंड करो कि इनको इस एसटी मिलना चाहिए या नहीं। अब हाईकोर्ट के इसी फैसले से पुरानी जो दरार है कुकीज और मेथीज के बीच में वो खुल जाती है। मेथीज का कहना है कुकीज पूरे मणिपुर में कहीं पे भी लैंड ले सकते हैं, लेकिन मेथीज कहीं और नहीं रह सकते। जहाँ इस वैली की बात आती है यहाँ पे मेथीज भी है, कुकीज भी है, मुस्लिम्स भी है और नागाज भी रहते हैं, जो कि सिर्फ 10% ऑफ मणिपुर है। वो ये भी कहते हैं कि इंडिया के किसी कोने में से कोई भी आके हमारे मणिपुर हिल्स में लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं, हमारे एंसेस्टर लैंड है, हम नहीं खरीद पाते। ये एक्चुअली इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इंडिया के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत एसटी कम्युनिटी से कोई भी नॉन एसटी जमीन नहीं खरीद सकता। मेथीज ये डेटा भी शेयर करते हैं कि हम 1901 में 60% ऑफ पॉपुलेशन थे, और जबकि 2022 में हम सिर्फ 49% हो गए हैं। वही कुकीज जो है वो ईयर 1901 में सिर्फ 1% था, और 2022 में वो 29% ऑफ पॉपुलेशन हो गए हैं। और ये पॉपुलेशन रेट जो बढ़ रहा है ये काफी अबनॉर्मल है। वही कुकीज का कहना है कि ठीक है, इनका पॉपुलेशन 53% जो है ये प्लेन्स में रहते हैं, जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, इनके पास हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास अच्छे कॉलेज है, तो ये फाइनेंशियली भी काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग है। मणिपुर के जो 60 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से 20 हमारे पास है, बाकी के 40 सीटें जो बचती हैं वो मेथीज के पास। ये लोग जिसको भी चाहें उसको सीएम बना सकते हैं। मगर इस वायलेंस के पीछे मेनली 2 रीजन हैं। आइए अब हम जानते हैं ये 2 रीजंस के बारे में। ये है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। उनकी पार्टी ने इस साल के फरवरी में डिसीजन लिया कि वो मणिपुर के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसकी वजह से कुछ गांव वालों को अपने ही घर से निकलना पड़ा, और ये लोग बिलोंग करते थे हिली एरिया ट्राइब्स को, और जिन लोगों को निकाल दिया गया वो बिलोंग करते थे चूड़ाचंद्र डिस्ट्रिक्ट से। और इन गाँव वालों का कहना है कि उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया बिना किसी वार्निंग के। और हिली एरिया की ट्राइब ने कहा कि ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन लिया गया है वो उनकी पूरे ट्राइब्स के खिलाफ है। मणिपुर की सरकार ने कहा कि ये प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोई फॉल्ट नहीं। उन्होंने मणिपुर का एक प्रोटेक्टेड लैंड सर्वे करवाया जिसमें वो गांव भी शामिल था, और मणिपुर की सरकार ने कहा कि उनका प्रोटेस्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये सब गांव वाले उनकी ज़मीन यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स उगाने के लिए। अब ये हाईकोर्ट का जो फैसला था इसके खिलाफ मई 3, 2023 को चूड़ाचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च शुरू करती है, जिसमें 80,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका मांग होता है कि मेथीज को एसटी का दर्जा ना मिले। और इधर से मेथीज ने भी रैली निकाली कि इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। इससे दोनों ग्रुप के बीच में वायलेंस शुरू हो जाता है। अब वो इलाके जहाँ पे कुकीज कम थे, मेथीज ज्यादा थे, वहाँ कुकीज को नुकसान उठाना पड़ा, और वो इलाके जहाँ पे मेथीज कम थे और कुकीज ज्यादा थे, वहाँ पे मेथीज को नुकसान उठाना पड़ा। आम दंगों में तो लोग पत्थर या लकड़ी उठाते हैं, लेकिन मणिपुर का काफी अलग है।
क्योंकि मणिपुर के दंगों में इनके पास खुद का इंसर्जेंट ग्रुप है और जिनके पास प्रॉपर वेपन्स है। भले ही ये गवर्नमेंट से पीस डील कर लेते हैं, लेकिन जब इनको लगता है कि अब टाइम आ गया है, ये लोग हथियार दोबारा भी उठा लेते हैं। अभी सिचुएशन ऐसे हो गई है कि चाहे पुलिसमैन हो या कोई भी हो, सब दो ग्रुप में बटे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। शुरू के सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही 60 लोगों से ऊपर की जान चली गई है। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के ट्राइबल लीडर्स ने 8 घंटे तक उस डिस्ट्रिक्ट को शट डाउन कर दिया। इस प्रोटेस्ट से पहले चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र सिंह एक जिम का इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे और एक रैली को एड्रेस करने जा रहे थे, मगर कुछ प्रोटेस्टर्स ने इस जिम को आग लगा दी और रैली के वेन्यू में कई कुर्सियां फेंक दी। मगर इस चीज़ की वजह से एन बीरेंद्र सिंह ने अपनी रैली रोकी नहीं और वो प्रोटेस्टर्स उस रैली के वेन्यू में भी घुस गए जहां कई वीआईपी लोग बैठे थे। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक हाथापाई हुई। इसके बाद सरकार ने पूरे मणिपुर में कर्फ्यू लगा दिया और पूरे 5 दिन तक मोबाइल सर्विस भी डाउन थी। फिर से हिंसा भड़कने के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। 5 दिन के लिए इंटरनेट। इसकी वजह से लोकल्स और गुस्सा हो गए। लेकिन इस चीज़ को लेके मीडिया में या कहीं पे ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिला। फाइनली जब तक एक वीडियो वायरल हो जाती है और एक उस लड़की की है जिसके साथ बहुत वहशियाना सलूक हुआ, और वीडियो वायरल होने से पहले उस लड़की ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवाया जहां उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला और 72 डेज तक कोई इस बारे में बात नहीं करता। फाइनली जब वीडियो वायरल हो जाता है इंटरनेट पे, तब मोदी जी को भी अपना आवाज़ निकालना पड़ता है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। अब जिन्होंने ये हरकत किया था उन सबको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वीडियो वायरल हो गया। ये पावर ऑफ सोशल मीडिया आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसे और भी कई सारे केसेस हुए हैं मणिपुर में जिनको आज तक जस्टिस नहीं मिला। तो दोनों ग्रुप ये मानते हैं अगर किसी पॉलिसी से एक ग्रुप का फायदा है तो दूसरे ग्रुप का नुकसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। तो मणिपुर का इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि गवर्नमेंट को एक बड़ा और अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान से ये दो ग्रुप इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड हो जाए, जिसकी वजह से शांति बनी रहे। इस तरह के वीडियोस के लिए काफ़ी सारा रिसर्च और वीडियो एडिटिंग के लिए टाइम जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।